हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए सामाजिक अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बने रहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है। देखिए, पास पास रेखा खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? स्पूमेटो कहलाता है, एचिंग कहलाता है, हैचिंग कहलाता है या फिर चेरा स्क्यूरो कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर पास पास जो रेखाएं खींची जाती हैं उसके छाया प्रकाश के प्रभाव को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हैचिंग। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हैचिंग। क्या हो जाएगा? हैचिंग। अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो देखिए, अजंता के जो चित्र हैं वो किस धर्म से संबंधित है? किसके? अजंता के। आपने भी नाम सुना है, अजंता की जो गुफाएं होती थी, वो अजंता गुफाओं के जो चित्र हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो देखिए, जैन धर्म से संबंधित हैं, सनातन धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर ईसाई धर्म से। तो देखिए, अजंता के जो सभी चित्र थे वो थे बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, परिप्रेक्ष्य होता है। परिप्रेक्ष्य क्या होता है? तो देखिए, पटल की गहराई को परिप्रेक्ष्य कहते हैं या फिर चित्र की ऊंचाई को कहते हैं, चित्र की लंबाई को या फिर चित्र की गोलाई को। तो देखिए, यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा अब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पटल की गहराई को। किसको कहते हैं? पटल की गहराई के लिए हम क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्य कहते हैं पटल की गहराई के लिए। तो यहाँ का राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न की बात करेंगे। देखिए, तानसेन दरबारी गायक थे यानी दरबारी कवि थे। तो तानसेन दरबारी कवि किसके थे? तो देखिए, हुमायूं के थे, बहादुर शाह जफर के थे, अकबर के थे या फिर औरंगजेब के थे। तो देखिए, तानसेन की बात यहाँ पर हो रही है। तो तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तो तानसेन दरबारी कवि थे अकबर के। किसके थे? अकबर के। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सी, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अकबर। तानसेन दरबारी कवि थे किसके थे? अकबर के। या फिर यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न आता है कि अकबर के दरबारी कवि कौन थे? क्या थे? अकबर के दरबारी कवि कौन थे? तो यहाँ पर नाम आएगा हमारा तानसेन। तो हम दो प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तो थे अकबर के। या फिर अकबर के दरबार में या दरबारी कवि कौन थे? तो यहाँ पर थे तानसेन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कि देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सीटेट परीक्षा के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो आप सभी के लिए सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए सीटेट जुलाई 2024 की परीक्षा के लिए। अगला देखिए, अगला हमारा सेशन है, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है। तो देखिए, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन जो हमारा होता है प्रतिवर्ष, वो मुंबई में होता है, अमृतसर में होता है, आगरा में, जोधपुर में। तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर की बात करेंगे, वो हमारा होता है मुंबई में। किस में होता है? मुंबई में हमारा होता है स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन। कहाँ होता है? मुंबई में होता है। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर यानी शुद्ध एवं विकृत होते हैं? तो देखिए, भारतीय संगीत हमारा जो होता है उसमें कुल कितने स्वर होते हैं? तो 7 होते हैं, 9, 10 या फिर 12। तो राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 12। कितने? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि भारतीय संगीत में 12 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न होगा, देखिए, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो देखिए, बीसीजी का जो टीका होता है वो किस रोग से बचाव करता है? चेचक या बड़ी माता से, डिप्थीरिया से, तपेदिक या टीबी से या फिर हमारा टाइफाइड से। तो देखिए, चेचक ये तो हमारा हो नहीं सकता, डिप्थीरिया टाइफाइड हमारा भी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर बीसीजी का जो टीका लगता है, बीसीजी क्या होता है? बीसीजी का जो हमारा टीका लगता है वो किसके लिए लगता है? तपेदिक या टीबी के लिए लगता है। किसकी? टीबी के मरीजों के लिए हमारा बीसीजी का टीका लगता है। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करती है किंतु श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है। तो देखिए, हमारी जो मेज पर रखी हुई पुस्तक है उसको
ध्यान से नहीं पढ़ पाती है, लेकिन उसका जो है श्यामपट्ट पर लिखा हुआ अच्छे से वो पढ़ लेती है, तो उसका दृष्टि दोष क्या है? तो देखिए, जब दूर की वस्तुओं को वो अच्छे से पढ़ रही है, किसको? दूर की वस्तुओं को अच्छे से पढ़ रही है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, असमान दृष्टि दोष या फिर वर्णांतता। तो देखिए यहाँ पर हम समझेंगे प्रश्न के लिए। देखिए, जब वो दूर की वस्तुओं को दिख रही तो वो हमारा हो गया दूरदृष्टि, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। लेकिन जब वो निकट की वस्तुओं को अनुभव करती, निकट की वस्तुओं को अच्छे से पढ़ती, तो उसको बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, वो असमान यानी किसी चीज को पहचान नहीं सकती, तो वो असमान दृष्टि दोष या फिर वर्णांतता। तो वर्णांतता का मतलब होता है कि वो वर्णांतता क्या है? अक्षरों को उल्टे सीधे समझे, उसको बोलते हैं हम वर्णांतता। देखिए यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, जब वो दूर की वस्तुएं पढ़ रही है तो वो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि वो निकट की वस्तुएं देखी तो निकट दृष्टि दोष, और यहाँ पर वो उल्टे सीधे अक्षरों को पढ़े तो वो वर्णांतता हो जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है? तो देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है? तो ऊर्ध्वास्थि होती है, अंतर्जाघास्थि होती है, या फिर बगिर्जास्थि होती है, या फिर प्रकांड अस्थि होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, ऊर्ध्वास्थि। क्या होती है? ऊर्ध्वास्थि होती है, यहाँ पर सबसे मजबूत और लंबी अस्थि होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बन गई? शिक्षा क्या बन गई? मौलिक अधिकार बन गई। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो हो गया, वो कानून के अंतर्गत, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत आ गया था? तो देखिए, हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा 52 यानी 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, या फिर 86वां संशोधन। तो देखिए, हमारी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो हमारा प्रावधान था, वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकार बन गई थी? तो देखिए, 86वें संविधान, किसने? 86वां जो हमारा संविधान का संशोधन हुआ था, उसमें हमारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था, जिसमें मौलिक अधिकार बनाया गया था, वो दिया 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन में ही 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था, तो हमारा वो मौलिक अधिकार बन गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और देखिए यहाँ पर हमारा एक प्रश्न और बन जाता है कि 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए क्या दिया है? तो 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, किसके? दिव्यांग जो हमारे बच्चे थे, उसके लिए हमने निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया था 6 से 18 वर्ष तक के लिए। तो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के लिए सभी बच्चों के लिए, और यहाँ पर 6 से 18 वर्ष के जो बच्चों थे उनके लिए हमारा दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान निःशुल्क किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तो देखिए, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तो वो तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश, या फिर बिहार में। तो देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में हमारा क्या है? व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन नहीं है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, सूचना का अधिकार का मतलब होता है आरटीआई। क्या हो जाता? आरटीआई, राइट टू एजुकेशन। इसको बोलते हैं आरटीआई, राइट टू आरटीई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरटीई। क्या बोलते हैं? सॉरी, यहाँ पर बोलते हैं आरटीआई। क्या बोलते हैं? आरटीआई ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरटीआई बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर सूचना का अधिकार। तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, ये एक राजनीतिक अधिकार है, या फिर ये एक संवैधानिक अधिकार है, या ये एक विधिक अधिकार है, या फिर ये एक सामाजिक अधिकार है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, आरटीआई यानी सूचना का अधिकार जो होता है हमारा, क्या होता है? एक विधिक अधिकार होता है। क्या होता है? ये एक विधिक अधिकार है। यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी हमारा सूचना का अधिकार क्या होता है? हमारा एक विधिक अधिकार होता है। अगले बात करेंगे, अगला हमारा प्रश्न होगा, देखिए यहाँ पर
गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कब हुआ था? देखिए जो 17वां जो सम्मेलन हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का, वो कब हुआ था? काहिरा, मार्गेरिटा, दिल्ली या फिर लुसाका? तो देखिए यहाँ पर कहाँ हुआ थी बात हो रही है, तो गुट निरपेक्ष का जो आंदोलन था वो काहिरा में हुआ था, मार्गेरिटा, दिल्ली या फिर लुसाका में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मार्गेरिटा में। किसमें हुआ था? मार्गेरिटा में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? देखिए जो पंथ निरपेक्ष जो शब्द था वो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? देखिए कौन सा था? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष जो हमारा शब्द था वो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था हमारा, किसमें जोड़ा गया था? 41वें संविधान संशोधन में, 42वें में, 43 या फिर 44 में? तो राइट आंसर की बात करेंगे, पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वें किसमें? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में किसमें जोड़ा गया था? प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए बात करेंगे यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हम जानने से पहले जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें, क्योंकि ये सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देखिए अब प्रश्न की बात करेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था? तो देखिए खिलाड़ी को, कोच के लिए, शिक्षक को या फिर वैज्ञानिक को? तो देखिए द्रोणाचार्य का जो पुरस्कार दिया जाता है वो हमारा दिया जाता है कोच के लिए। किसके लिए दिया जाता है? कोच के लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है। तो देखिए खिलाड़ियों में जो डोपिंग परीक्षण किया जाता है वो रक्त द्वारा किया जाता है, मूत्र द्वारा, रक्त एवं मूत्र द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण होता है। खिलाड़ियों में क्या होता है? एक डोपिंग परीक्षण होता है, उसकी जांच करने के लिए हमें रक्त एवं मूत्र के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रक्त एवं मूत्र। देखिए कभी गलती इस प्रश्न में नहीं करना है कि डोपिंग परीक्षण किया जाता है रक्त के द्वारा, तो इसमें एक टिक नहीं करना, रक्त एवं मूत्र जहाँ पर दो शामिल में जब आ जाए तो इसको राइट आंसर वही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अगस्त के लिए, 25 अगस्त के लिए, 29 अगस्त के लिए, 30 अगस्त के लिए या फिर 31 अगस्त के लिए? तो देखिए हमारा राष्ट्रीय जो खेल दिवस होता है वो हमारा 29 अगस्त के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 29 अगस्त के लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है देखिए, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर भाग की बात हो रही है कि लीची हमारा जो फल होता है आप सभी ने देखा होगा, उम्मीद करता हूँ, और खाया भी होगा। तो जो कि लीची फल का जो भाग होता है वो कौन सा भाग खाया जाता है? तो फल भित्ति खाई जाती है, मध्य फल भित्ति, मासल भित्ति या फिर अंता फल भित्ति? तो देखिए यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो जो लीची का जब फल होता है उसका जो भाग खाया जाता है उसको मासल एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मासल एरिल कहते हैं, वही भाग ये खाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है। तो देखिए फलों को पकाने में जो हमारे फल, कच्चे फल होते हैं, उन कच्चे फलों को पकाने के लिए, कच्चे जो फल होते हैं उनको पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो वो मैथेन होती है, एथिलीन, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ग्लूकोज? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिलीन। देखिए मैथेन का सूत्र होता है हमारा, क्या होता है? CH4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4 होता है, और हमारा ग्लूकोज का होता है C2H6 होता है। क्या होता है? C2H6H12 होता है हमारा ग्लूकोज। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है। तो देखिए सब्जी विज्ञान से है, पुष्प विज्ञान से है, फसल विज्ञान या फिर फल विज्ञान? तो देखिए ओलरीकल्चर की बात हो रही है यहाँ पर। ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है सब्जी विज्ञान से। किससे है? सब्जी विज्ञान से है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है? तो देखिए जो प्रमाणित हमारा बीज आता है उसके जो थैले पर लगा हुआ टैग होता है वो किस रंग का होता है? तो वो नीला रंग का होता है, सफ़ेद, लाल या फिर पीला। तो राइट आंसर करेंगे, राइट आंसर की बात हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा? ब्लू। क्या हो जाएगा? ब्लू रंग का जो टैग होता है वो हमारा प्रमाणित बीज के थैले पर होता है। अगला प्रश्न देखिए, मक्का का जन्म स्थान क्या है? देखिए हमारी जो मक्का होती है, खाने वाली जो मक्की बोलते हैं बहुत से लोग, उसका जो जन्म स्थान होता है उसको कहाँ पर है? तो भारत में है, चीन में है, अमेरिका या फिर रूस। तो राइट आंसर की बात करेंगे, हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका। किस में है? यूएसए में है, अमेरिका में है मक्का का जन्म स्थान। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आलू। आलू क्या है? आलू है, आलू है। तो ये क्या है आलू? तो देखिए जड़ है, तना है, पुष्प है या फिर पत्ती है। तो देखिए आलू क्या है? हमारा पुष्प है। क्या है? पुष्प है। यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है मेरे के लिए। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा है, इस प्रश्न पे स्टार लगा दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी के लिए देखना है या फिर मैं आपको भी के लिए फिर कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा। देखिए वैसे इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो जड़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जड़ होना चाहिए, लेकिन जड़ यहाँ पर नहीं दिया है, पुष्प दिया है। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर हमारा कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। अगला प्रश्न देखिए, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो देखिए जो धान का खैरा रोग होता है वो नाइट्रोजन की कमी से, लोहा, जिंक या फिर पोटास। देखिए धान का जो खैरा रोग होता है वो किस तत्व की कमी से होता है? तो वो होता है जिंक की कमी से। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे जिंक। इसका सूत्र होता है Zn। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मधुबनी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार प्रीवियस परीक्षाओं में आ चुका है, सीटेट की कई बार आ चुका है। तो देखिए मधुबनी जो लोक कला शैली होती है वो किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए जहाँ पर भी मधुबनी बात हो जाए, मधुबनी पेंटिंग की बात हो जाए, तो वो किस राज्य की होगी? बिहार की होगी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको लगाना है बिहार। क्या लगाना है? बिहार। मधुबनी पेंटिंग की लोक कला जो शैली है वो बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल है या फिर बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो देखिए कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या फिर थार मरुस्थल। तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है वो हमारा है सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। आगे बात करेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ? तो देखिए निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ? महानदी, चंबल नदी, सतलज नदी या फिर यमुना नदी। तो राइट आंसर की बात करेंगे महानदी पर। किस पर हुआ था? महानदी पर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महानदी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? देखिए सुंदरवन की बात हो रही है, तो भारत के किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। ये पेड़ होते हैं इस प्रकार के। किस प्रकार के होते हैं? ऐसे पेड़ होते हैं इस प्रकार के, सुंदरवन डेल्टा में पेड़ होते हैं तिकोने। तो जैसे कि अशोक का पेड़ समझ लीजिए एक प्रकार से। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे सीटेट परीक्षा के लिए। PYQ हमने सारे प्रश्न लिए थे, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा और सारे प्रश्न समझ आए होंगे। दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, तो जिससे हमारा आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आप सभी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों सीटेट परीक्षा के लिए हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो इससे पहले उन सभी वीडियोज़ को जाकर भी देखें। आज का हमारा ये 6 नंबर वीडियोज़ था। हमारा सीटेट जुलाई का सेमेस्टर हमने शुरू किया है, वो हमारा 6ठा वीडियोज़ था। इससे पहले हम 5 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी उन सभी वीडियोज़ को भी जाकर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।